हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिसका सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था उसका आज पार्ट सेकंड होगा। पार्ट सेकंड इन द सेंस चैप्टर नंबर जो सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको डिस्कस करेंगे। आप जान रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कितने तरीके के, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो जो है वो अहम व्यक्ति है, उसका नाम क्या है भाई, और एफ डब्ल्यू टेलर है, और एक है कौन, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने कौन सा मॉडल दिया भाई, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया, मतलब प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देने का काम किया, जिसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडेड है। और एफ डब्ल्यू जो टेलर है उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया कि प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू साइंटिफिकली किस तरीके से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो और भी अच्छे तरीके से बढ़ पाए, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात हमारे को यहाँ ये होगा, एक तो भाई एमसीक्यूज। अब मैं सारे एमसीक्यूज को आज डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ एमसीक्यूज जो होगा वो आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप लोग उसको रीड करें, क्योंकि अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई, लेकिन मेरा काम ज्यादा ये रहेगा कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन देना कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा आज। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे फॉर्म हुआ है, अगर कोई जनरल बोले कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आखिरकार बनाया गया, चाहे वो साइंटिफिक बनाया गया, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोल लिया जाए, ठीक है, साइंटिफिक या फिर साइंटिफिक जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मेथड्स है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, वो सब सारी चीजें हैं, है कि नहीं। और अगर देखा जाए जहां पर दूसरा अगर देखा जाए कि जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको भी बनाने का, सोचो कोई भी प्रिंसिपल सिद्धांत कैसे बनता है, बहुत सारे लोगों को पूछ कर वो एक तरीके से या बहुत सारे बिजनेसेस को एनालाइज करके ही बनाया जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई एक बेसिक रूल्स बना होगा कि भाई स्टूडेंट को अगर प्रॉपर किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है, कितना कौन सा टेस्ट होगा, ठीक है, कोई भी रनिंग टेस्ट 100 मीटर का होता है, 200 मीटर का, वो एक प्रॉपर स्टेमिना को चेक करने के लिए होता है। तो ये सब फिर 100 मीटर के जो दौड़ होंगे उसमें क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सब सारा ट्राई एंड टेस्टेड से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम छोटे बच्चों को बोल रहे हैं कि 1000 किलोमीटर जो है उसका रनिंग टेस्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरीके से रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू बनाया जाता है। तो हाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बना होगा, लेबोरेटरी में बना होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो साइंस है नहीं जो लेबोरेटरी में तैयार किया भाई, वो केमिकल वगैरह, सिंपल सी बात है। बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, ये हो सकता है, ठीक है। बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो एक बिजनेस के एनालिसिस को देखा जाता है, ना कि कस्टमर के एनालिसिस को, क्लियर। और बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, बिल्कुल नहीं, सोशल साइंटिस्ट से रिलेशन नहीं। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के थ्रू जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है उसको बनाया गया, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, सी और ही कीप्स मशीन मटेरियल टूल्स। यहां पर क्या बोला गया कि एक लड़का या कोई लड़की है जो मशीन के टूल्स के मटेरियल को एक साथ रखने का काम करती है, मतलब क्या है, या करता है या करती है, उसको एक जिम्मेदारी दिया गया, क्या जिम्मेदारी दिया गया कि आप भाई जितने भी टूल्स वगैरह हैं कोई फैक्ट्री में या मशीन्स वगैरह उसको सही तरीके से आप लोग आपको रखने का काम है, जनरली मशीन के टूल्स को, ताकि अगर कभी भी कोई भी मांगे तो आप वो चीज उपलब्ध करा पाओ फैक्ट्री में, क्लियर। रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय कंसर्न्ड वर्कर्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस सेंटेंस अंडर द फंक्शन ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। एक फंक्शनल फोरमैनशिप आता है जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है किस तरीके से काम करना है भाई। दूसरा होता है रिपेयर बॉस की, अगर मशीन वगैरह खराब हो गया तो उसको रिपेयर तुरंत हो जाए, और वो एक तरीके से ही हैंडलर होता है टूल्स एंड मशीन्स के इक्विपमेंट्स का, ताकि वो सही समय पर एक तरीके से उस मशीन के टूल्स को उपलब्ध करा पाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में ये जो है वो एक गैंग बॉस भी होता है, सब लोगों का गैंग बॉस, एक होता है रूट क्लर्क कि किस तरीके से पूरे लाइनअप में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब जनरली क्या होते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप के जो अंडर आते हैं ये सब सारे, कि मतलब कोई भी मैनेजमेंट में फंक्शंस वगैरह को किया जा रहा है या कंपनी में या फिर कोई बिजनेसेस में
फंक्शंस को किया जा रहा है, तो वो फंक्शन सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसका देखरेख किया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्यों भाई? क्योंकि इसको काम क्या दिया गया? कीप द मशीन मटेरियल्स टूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि वो टूल तो झाल तो बजाएगा नहीं, उसका क्या करेगा? उसको जब भी नीड होगा तो वो एक तरीके से सामने आपको नजर आएगा, उसका सारा जो एक्सपीरियंस कि भाई हाँ अब ये टूल्स की जरूरत है तो हमारे पास ये मौजूद है, तो वो ये जाके लीजिए, इसको बनाइए, फिर प्रोडक्शन को चालू रखिए, तो प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका किसका काम है भाई? जनरली आप समझ सकते हैं रिपेयर बॉस का। तो याद रखना, कोई मशीन वगैरह खराब हो गया तो झट से बाजार में जाकर, अब उसके लिए एक आदमी तो रहना चाहिए ना हमेशा। अब कहीं मान लो कि लाखों करोड़ों सामान बन रहा है तो वहां पर तो मशीनें खराब होंगी, तो उसके लिए आपको फंक्शनल फोरमैनशिप सही तरीके से लेकर चलना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। होता है हाँ या ना? होता है, सिंपल सी बात। फ्लेक्सिबल होता है फ्लेक्सिबल होता है ना, कि अपने हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कभी आप मोड़ सकते हो, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना। डिलिबरेटली कोई पूछा था ना कल, डिलिबरेटली का मतलब क्या होता है? हाँ, कल मैंने क्या बताया था? डिलिबरेटली का मतलब शायद कोई दूसरा बताया। डिलिबरेटली का मतलब वहां था जानबूझकर कोई काम अगर किया जा रहा तो डिलिबरेट नहीं होता। कोई काम को आप जानबूझकर कर रहे हो तो डिलिबरेटली कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल होता है भाई, ये फ्लेक्सिबल होता है। एब्सोल्यूट और बिहेवियरल तो होता है, बिहेवियर से ही तो चीजें एक तरीके से एनालाइज होती हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं, मतलब राइट है। वहां अगर मान लो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर पर ही तो बेस्ड है, कि एम्प्लॉयज को सही तरीके से बिहेव करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, यूनिटी रखना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सब किसके बारे में बात हो रहा है? तो अगर आपको एब्सोल्यूट का मतलब भी नहीं पता है तो एक तरीके से आपका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब सटीक, वो नहीं है कि भाई जैसा है वैसा ही, नहीं, आप वो फ्लेक्सिबल है, चीजों को एनालाइज आप कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ठीक है, ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा केस बेस है, इसको देखिए। XYZ लिमिटेड इज इंगेज इन अ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डोमेस्टिक गार्बेज। डोमेस्टिक गार्बेज के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन वगैरह करती है कंपनी। देयर इज ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब क्या है? सबसे सुंदर बात यहां पर क्या लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्या है? अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लगभग इक्वल है ना? इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पांसिबिलिटी किनके बीच में? वर्कर्स और जो मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट इवन टेक्स अ वर्कर इनटू अ कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग द इंपॉर्टेंट। और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर मैनेजमेंट ले रही है तो वर्कर से भी क्या कर रही है? पूछ रही है। तो ये भी अच्छी बात है भाई, ठीक है। ऑल द वर्कर्स आर सेटिस्फाइड, बहुत अच्छे तरीके से, एज द बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट इज गुड। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है? इनिशिएटिव है क्या? बताओ। इनिशिएटिव के बारे में यहाँ तो नहीं लिखा है कि भाई इनिशिएटिव लेने का मौका दिया जा रहा है, ये सब चीज तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मतलब ये नहीं होगा। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये भी नहीं लिखा हुआ। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बताओ। ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि इक्विटी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि दोनों साथ में कॉपरेट करके चीजों को लेकर चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या बोले? वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल कहीं दिख रहा है? देखो, इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन का मतलब क्या है? सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, मतलब क्या फॉलो किया जा रहा है भाई? इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, या फिर इक्वल ट्रीटमेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? इक्विटी। यहां पर हमें कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, एट अ बर्गर फैक्ट्री क्या है? द इंग्रेडिएंट्स मेकिंग अप अ बर्गर्स वर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टू रिड्यूस द वेस्टफुल एक्सेस मूवमेंट। एक बर्गर फैक्ट्री है जहां पर इंग्रेडिएंट्स मेकिंग अप अ बर्गर वर स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया इस तरीके से ताकि वेस्ट को कम किया जा सके। मतलब इस तरीके से मैनेजमेंट को लगाया जाए ताकि जो हमारा वेस्टेज है वो एक तरीके से कम है। आप जानते हैं कि फूड इंडस्ट्री में खास करके वेस्ट बहुत होता है, ठीक है। मान लो कि हमने बोला कि सोचा कि इतना कस्टमर आएगा, कस्टमर नहीं आया तो उससे वेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मूवमेंट को एक्सेस करा है ताकि वो जो रिड्यूस कर पाए वेस्टफुल एक्सेस मूवमेंट को। आइडेंटिफाई द वर्क स्टडी। कौन सा वर्क स्टडी है या वर्क स्टडी टेक्निक है? हमने क्या बताया? साइंटिफिक में टेक्निक है ना, जिसमें काम को करने के लिए एक तरीके से किया जाता है भाई, टेक्निक
टेक्निक क्या होता है? मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी। मेथड मतलब किस तरीके से आप चीजों को बनाएंगे, एक प्रॉपर मेथड क्या होगा गुड्स को बनाने का, वो चीज को आप पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं ना बीच में बदलते रहो, उस तरीके से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं बनेगा। मान लो कि सिंपल सी बात, ये पेन बना रहा है, एक पेन इसका ऐसे आ रहा है, एक पेन इसका टेढ़ा आ रहा है, तो इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से कोई मेथड, तो वो एक मेथड होता है वर्क को स्टडी करने का। फैटिग स्टडी है, थकावट, थक जाते हैं, कौन थक जाते हैं? एम्प्लॉयज थक जाते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज थक जाते हैं तो उनके लिए प्रॉपर रेस्ट पीरियड होना चाहिए भाई। इसलिए देखो स्कूल में भी आप लोगों को लंच ब्रेक मिलता है, सेम उसी तरीके से वर्कर को भी ब्रेक मिलता है। तो वो किसका पार्ट है? कितना ब्रेक मिलना चाहिए, कितना ब्रेक नहीं मिलना चाहिए, वो किसका पार्ट है? कौन से स्टडी का? फैटिग स्टडी। टाइम स्टडी, कितने समय में पूरा होगा। एक प्रोडक्ट को बनने में मान लो कि 5 मिनट लग रहा है, तो अगला प्रोडक्ट भी 5 मिनट में तैयार होना चाहिए, फिर तीसरा प्रोडक्ट भी 5 मिनट में। ऐसा नहीं कि एक में 10 मिनट लग रहा है, एक में 15 मिनट लग रहा है, एक में 20 मिनट। तो एक तरीके से आपका समय मैनेजमेंट सही तरीके का नहीं है। तो आपको किस चीज की स्टडी करनी है? समय। मोशन स्टडी यहाँ पर, ठीक है। मोशन का मतलब कि आपका जो होल प्रोसेस है वो एक तरीके से किस तरीके से आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया? स्ट्रेटेजिकली प्लेस टू रिड्यूस द वेस्टफुल एक्सेस मूवमेंट। अब मूवमेंट किससे रिलेटेड है? मोशन से। हो गया ना काम। तो आपको कहा यही दिमाग लगाना है, मूवमेंट। कहीं टाइम के बारे में बात नहीं किया, कहीं मेथड के बारे में नहीं, कहीं ये नहीं कि रेस्ट पीरियड के बारे में बात किया, नहीं टाइम के बारे में बात किया। तो होगा क्या हमारा आंसर? मोशन स्टडी। देख रहे हो? तो एलिमिनेट करना सीखो, रादर देन जस्ट रीड इट एंड गो थ्रू द फ्लो। फ्लो के साथ नहीं बहना है, हमें रीड करना और देखना है कि भाई यार यहाँ क्या चीज, क्या आखिरकार कोई कीवर्ड दिया हुआ है क्या? तो यहाँ कीवर्ड मूवमेंट है। अब मूवमेंट मोशन से रिलेटेड है कि यहां से यहां चीजें जो मूव कर रही हैं उसका मूवमेंट सही तरीके से है कि नहीं है। क्लियर? तो ये बात जरूरी है। चलिए आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट अगर देखा जाए क्या, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज नॉट टू डिटरमाइन। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी क्या रहता है? क्या चीज डिटरमाइन करना नहीं, मतलब नहीं का मतलब अननेसेसरी मूवमेंट टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, नॉट बोला है। द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, है ना, यहीं पर आ गया। बी वाला ऑप्शन होगा कि नहीं? क्यों होगा भाई? क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है किससे? टाइम स्टडी से। ये देखो, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, कितने समय में इंसेंटिव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये समय से रिलेटेड है। लेबर का कॉस्ट, कि भाई लेबर का कॉस्ट अगर इतने घंटे काम करेगा तो इतना कॉस्ट मिलना चाहिए, या क्या कॉस्ट लग रहा है, वो सब सारी चीजें। यहाँ भी मूवमेंट के बारे में बात किया गया, जॉब एफिशिएंसी के बारे में, कंप्लीट करने के बारे में, तो समय पीरियड होगा। तो यहाँ द ऑब्जेक्टिव टाइम स्टडी इज नॉट डिटरमाइन। तो टाइम स्टडी को क्या डिटरमाइन नहीं करता? नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड होने चाहिए, वो टाइम का काम नहीं है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पर ऐसे समझ के चलना है हमको चीजों को, ठीक है। आगे अगर देखा जाए, ये है, ये भाई ये आप लोग एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये भी थोड़ा बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एक्वा लाइफ लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू बिकम अ मार्केट लीडर। क्या है? एक्वा जो लाइफ लिमिटेड है, मान लो वो एक लाइफ लिमिटेड का मतलब कि एक्वा गार्ड जो है वो बनाने की कोशिश वो कर रही है, ठीक है, कंपनी। एंड सेलिंग द वाटर बॉटल, और वो एक तरीके से मार्केट लीडर किसमें बनना चाह रही है? वाटर बॉटल की सेल में, ठीक है। अब द कंपनी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। और कंपनी जो है वो सारे डिपार्टमेंट को एक तरीके साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रही है। टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सेट द स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रही है फॉर द ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, राइट फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, मतलब सारी चीजों को। तो यहाँ बोलो विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज यूज्ड हियर, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या हुआ है कि क्या मेथड होगा बनाने का, पूरी चीज। हम लोग जनरली बोल देंगे स्टैंडर्डाइजेशन, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन कोई टेक्निक है ही नहीं, है कि नहीं। ये भी सिंप्लीफिकेशन भी नहीं है भाई, सिंप्लीफाई। और वेजेस के बारे में तो यहाँ पर बात ही नहीं किया गया। तो आंसर वैसे भी क्या होगा? तो वी आर यूजिंग एलिमिनेशन अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 में क्वेश्चन में से 16-17 क्वेश्चन में एलिमिनेशन अप्रोच के थ्रू आप आंसर को डिटरमाइन कर सकते हो, याद रखना। देख रहे हो? तो ये बात ये मेथड है ना कि डिसाइड किया गया स्टैंडर्ड कि किस मेथड से हमें बनाना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, और नीचे रॉ मटेरियल कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सब सारी चीजें। तो हम देखेंगे यार स्टैंडर्डाइजेशन है तो स्टैंडर्डाइजेशन मार दो, नहीं, सेट स्टैंडर्ड्स। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, जो कि सही उत्तर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको आप लोग एक तरीके से देखिएगा, 8 का ऑप्शन डी है, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा देख के चलिएगा, मोशन स्टडी मैंने बता रखा है। ये वाला भी आप लोग ऑनलाइन वाले रोक लीजिएगा, फिर एक बार पढ़िएगा ताकि चीजों को समझ में आए।
ठीक है, आगे अगर देखा जाए टेंथ में देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क से कौन सा रिलेटेड है? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि काम को इस तरीके से बांटो कि सब में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो और एक के ऊपर ज्यादा भार ना देखने को मिले, ये है भाई। तो हमारा क्या, रिसोर्सेस शुड बी डिवाइडेड इक्वली, ये होगा क्या? ठीक है, रिसोर्सेस वगैरह नहीं, काम बोला गया ना, डिवीजन ऑफ वर्क, अ वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स, ये राइट होगा कि नहीं? दूसरा देखते हैं, सबऑर्डिनेट शुड बी डिवाइडेड अमंग सुपीरियर्स, ये नहीं। डिपार्टमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू सब सेक्शन, ये नहीं, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, एक तरीके से काम को जो छोटे छोटे पार्ट में बांटना ही हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। आपको एक बड़ा काम करना है तो एक बार में ही बड़ा काम नहीं होता है, एक बार में ही आप 10 घंटा पढ़ने नहीं लगते हो, पहले 1 घंटा तो पढ़ो, फिर 2 घंटा बढ़ाओ, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा। एक ही बार एक दिन जोश में आते हो, आज तो 8 घंटा पढ़ेंगे, एक दिन पढ़े, 2 दिन फुस हवा निकल गई, फिर वही रास्ते पर आ गए। इससे अच्छा है कि 2-2, 3-3 घंटे पढ़ो, लेकिन वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो। क्लियर हो गया भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये वाला असर्शन बेस्ड रीजंस क्वेश्चन है, 1-2 मैं बता दे रहा हूँ, बाकी असर्शन रीजन मैंने बहुत दे रखा है, तो आप लोग घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब असर्शन ए में क्या बोला गया भाई, टेलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दिया है कि नहीं दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर दिया, हाँ या ना? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसने दिया? राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। दूसरा, टेलर वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु sought to improve the industrial efficiency, हाँ। ये कौन, बता भाई? ये टेलर जो है एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जो अप्रोच जो फॉलो करने की कोशिश करी थी। मतलब क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि टेलर के बारे में बात किया गया और टेलर के रीजन के बारे में भाई, कि वो काम क्यों उसने शुरुआत करी, क्यों? क्योंकि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और इंडस्ट्री को भली भांति जानते थे, तो बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ मिलकर उन्होंने एक रिसर्च करा और एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट दिया, जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। आई बात समझ में? तो ये चीजें जो एक तरीके से समझ सकते हैं। आगे अगर देखा जाए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। इसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला भी देखना है आपको, ये वाला दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा अच्छे से, इसको पढ़ लीजिए भाई। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। क्या थर्ड वाला राइट है या रॉन्ग है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, बिल्कुल रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है ना भाई। वो ऐसा नहीं है ना कि मानना ही मानना है, स्किप भी तो कर सकते हैं कोई कोई चीजों को, हर चीजों को लागू तो नहीं कर सकते हैं। एज अ प्रिंसिपल इज अ प्योर साइंस, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक प्योर साइंस होता है, उसको लागू करना ही करना होता है। क्या हम इसको लागू, जैसे मान लो सिंपल सी बात समझो, प्योर साइंस का मतलब क्या? व्हाट यू मीन बाय H2O का मतलब क्या? वाटर, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन प्योर होनी चाहिए, तभी तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे हमें रिजिड होना है? नहीं होना। अब प्योर साइंस में आपको रिजिड होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे? यहाँ पर हम लोग एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, वहां पर फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए वही चाहिए। आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो कि उसमें कैल्शियम डाल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, या उसमें नाइट्रोजन डाल देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन आर क्या, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए प्योर साइंस नहीं होता। ह्यूमन का बिहेवियर हमेशा रिजिड नहीं हो सकता, एक इंसान एक ही जैसा बिहेवियर पूरे जीवन में करेगा, चांस ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, ठीक है। 13 हो गया। 14 का आप लोग देखोगे भाई, इसको ध्यान से स्टॉप कर लो, पॉज कर लो और इसको देखने की कोशिश करना, ठीक है। आगे ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखोगे। उसके बाद ये वाला यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर है, ये भी देखना है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड देखो भाई, यूनिटी ऑफ कमांड अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट्स अ डुअल सबऑर्डिनेशंस, क्या बोला? जो प्रिवेंट, क्या यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट करता है क्या कि एक ही काम 2 सबऑर्डिनेट को दे दो? नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट प्रिवेंट करता, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट करता है। सोचो ना, यूनिटी ऑफ कमांड यही तो प्रिवेंट कर रहा है कि आप एक ही काम 2 बंदों को नहीं सौंप सकते हो, तो बचा ही तो रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मतलब रीजन आर इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स, तो यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं है, असर्शन आर ट्रू
ये भी नहीं है, ये नहीं, assertion A ये false है, ये वाला D ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन तो दिया हुआ, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर प्रिवेंट, यहाँ लिखा रहता है यूनिटी ऑफ कमांड नॉट प्रिवेंट द डुअल सबऑर्डिनेशन, रोकता है ना भाई कि एक ही काम को आप दोनों नहीं कर सकते, यूनिटी होना चाहिए, एक पूरा लाइन में चलना चाहिए चीजें। ठीक है, इसको समझ सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने सेशन रीजन भर भर के दिया ताकि आपको प्रैक्टिस आपके हो जाए। ठीक है, आंसर के साथ दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, कभी भी आप पॉज करके चीजों को रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपके पर है। ठीक है, तो ये बात है, समझ के चलना है। स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर है। उसके बाद एक मूवी कैमरा है, देखो द मूवी कैमरा के ऊपर, या फिर इसमें क्या है कुछ तो बोला है, मोशन स्टडी के ऊपर है। मोशन स्टडी मैंने बताया मूवमेंट के बारे में, तो ये वाला बात याद रखिएगा। फिर यहाँ पर भी डिफरेंशियल प्राइस की अलग अलग सिस्टम होना चाहिए क्या, एक तरीके से प्राइस का मतलब या क्या बोलते वेजेस का होना चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोला गया था, डिफरेंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम होने चाहिए कि जो बंदा ज्यादा काम कर रहा है उसको तनख्वाह ज्यादा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको तनख्वाह कम मिलेगा भाई, ये बात। अब आते हैं 3 मार्क्स में, जो थोड़ा सा देखिए। अब देखो क्या है यहाँ पर, क्या है थोड़ा सा पढ़ो भाई जल्दी से। आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए भाई। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या बोला गया 3 मार्क्स क्वेश्चंस में। सबसे पहला, करम प्राइवेट लिमिटेड इज अ फेमस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी एंड मिस्टर निगामिस इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, ही कंटिन्यूअसली मोटिवेट्स his research and development department that new and latest way of doing the work he explored, कि नए नए टेक्नोलॉजी मतलब नए नए जो एक कॉन्सेप्ट है आइडियाज है उसके थ्रू नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर आता रहता है। वो कौन भाई, जो एमडी है उसका, निगामिस। उसके बाद द प्रोविजन हैज आल्सो बीन मेड टू गिव द रिवॉर्ड टू दोज एम्प्लॉइज हु विल पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशंस, कि कोई भी अगर पर्टिकुलर रिसर्च एनालिसिस में सपोर्ट लेता है तो उसको भी एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है। ही आल्सो बिलीव्स दैट टू ग्रुप्स वर्किंग ऑन अ मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल पोस्ट आर सिमिलर टू टू व्हील्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। जो यहाँ पर बात ये बोला गया, जो एक मैनेजमेंट का काम कर रहा है और एक जो उस मैनेजमेंट को चलाने की कोशिश कर रहा है, वो 2 पहिए की जैसा होता है कि वो गाड़ी तब तक चलेगा जब तक ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर एक सोच रहा है कि मैं काम करूंगा, दूसरा सोच रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, तो एक तरीके से जो रिसर्च करता है उसकी भी भागीदारी उतनी होती है जितने जो प्रोडक्ट बना रहा होता है, क्योंकि रिसर्च अगर अच्छे से नहीं होगा तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा भाई, अच्छा सर्विस नहीं दे पाएगा वो। तो यहाँ पर बोला गया, इफ दिस व्हीकल ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी ड्रिवन इन अ राइट वे देन द बोथ द व्हील शुड बी प्रॉपर्ली अलाइंड, क्योंकि दोनों व्हील जो मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल, जो मैनेजमेंट पे काम में करते हैं या मैनेजमेंट या मैनेजर के काम कर रहे हैं या जो मैनेजर के काम नहीं भी कर रहे हैं, वो दोनों एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मिस्टर निगम इज अ सक्सेसफुल लीडर, जो मिस्टर निगम है वो एक तरीके से क्या है भाई, बहुत सक्सेसफुल एक तरीके से क्या है, लीडर है। Among the employees he was instilled the feeling that no decision will be taken without a consulting the subordinate, कि कोई भी डिसीजन जो है बिना सबऑर्डिनेट के कंसल्टेशन से या बिना वर्कर से पूछे बिना हम नहीं ले। इसका मतलब एक अच्छे लीडर का पहचान है भाई कि कोई भी काम अगर कर रहा है तो वो बिना पूछे नहीं कर रहा है। टू एक्सेल द अदर कंपनीज इन द फील्ड इज द मेन मोटिव ऑफ मिस्टर निगम एंड पेइंग अटेंशन टू ट्रेनिंग इज अ सीक्रेट। देखो यहाँ क्या, एंड पेइंग अटेंशन टू ट्रेनिंग इज अ सीक्रेट ऑफ द कंपनी, कि वो अपनी इंप्लॉयज को सही तरीके से क्या कर रहा है,
ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, और वो एक सीक्रेट बात है जो कि दूसरे कंपनी को एक तरीके से, दूसरे कंपनी से इसको अलग कंपनी एक तरीके से बनाता है। तो हमने ये चीज देखा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया है, इन ऑर्डर टू एक्सेल द फील्ड ऑफ द सर्विस प्रोवाइडिंग मिस्टर निगम एक्सप्लोर द न्यू एंड लेटेस्ट वे ऑफ डूइंग, नया तरीका अपनाया भाई रिसर्च एनालिसिस करके। तो विच साइंटिफिक टेक्निक हैज बीन यूज्ड, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया गया भाई बताओ? मोशन स्टडी, मेथड स्टडी या टाइम स्टडी या फैटिग? फैटिग तो किया नहीं गया भाई, ठीक है। मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, तो क्या है? टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्यों? आज के जमाने के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से वो चीजों को रिसर्च करके, एनालिसिस करके वो चीजों को क्या कर रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है अपने कंपनी में। देख रहे हो, फंस जाओगे क्वेश्चन में अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो, मार के आ जाओगे। मेथड स्टडी बता रहा हूं, ठीक है। इफ दिस व्हीकल, अब यहां क्या बोला, एक बात उसने कोट करी थी, इफ दिस व्हीकल का मतलब यहां पर क्या है, मैनेजरियल प्लस नॉन मैनेजरियल, हाँ या ना? ये बात बोली थी ना कि मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल दोनों साथ में चलने चाहिए, अगर साथ में नहीं चलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। is to be driven in the right way then both the wheels should be properly aligned। तो कौन सा एक तरीके से यहां पर है भाई, identify the scientific principles highlighted। scientific principle of science not a rule of thumb, ये किया गया, तो बताओ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये हार्मनी के बारे में तो बात नहीं किया गया। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसके बारे में। और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी विद द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, तो क्या किया गया भाई, इस व्हीकल्स दोनों को साथ में लेकर जरूरी है। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इसका राइट आंसर होगा। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ क्या दिया हुआ, 2 का ए है, नहीं यार 2 का ए तो नहीं होगा। इट ड्रिवन इन द राइट वे देन द व्हील शुड बी प्रॉपर्ली अलाइंड, नहीं ये वाला होगा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, आई बात समझ में? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे देखो, व्हाई या हाउ डज मिस्टर निगम डेवलप द एफिशिएंसी, हाउ डज मिस्टर निगम डेवलप द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, उनकी क्षमताओं को कैसे बढ़ा रहा है बताओ भाई। उनसे डिस्कस डिबेट बाय कंसल्टिंग द, सिंपल सी बात है, तो उनकी क्षमता अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर? अब कोई बोलेगा भाई पेइंग अटेंशन टू ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज क्यों नहीं होगा, उसका सीक्रेट बात है भाई। ट्रेनिंग तो अलग बात हो गया, अब ट्रेनिंग चाहे कितना भी किसी को दे दो, अगर आप उससे बातचीत करके, कंसल्ट करके कोई चीज नहीं ले रहे हो, तब तो मोटिवेशन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। बाय अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर न्यू मेथड, ये नहीं होगा। बाय डेवलपिंग गुड, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर राइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ गए? तो ऐसे चीजों को लेकर चलना है। सेम इसी तरीके से ये वाला है, इसको भी आप देख के चलिएगा भाई। और यहाँ से 3 क्वेश्चंस हैं, इसको ले ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिटी ऑफ कमांड से रिलेटेड है थोड़ा सा। रीड द केस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, आदर्श लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ में, एक हमेशा पेंसिल लेकर जरूर जाइएगा एग्जाम में, ताकि जब केस बेस्ड पढ़े ना तो आप क्वेश्चन पेपर में ही हाईलाइट कर सकें 2-3 चीजें। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा वो देखना। आदर्श लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो सबसे पहले कौन सा भाई, यहाँ पर हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का, लेटली इट्स बिजनेस वाज एक्सपेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। आप जान रहे हैं कि आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से चीजें भी बढ़ रही है। द कंपटीशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, डिमांड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि और सारी कंपनीज घुसने की कोशिश कर रही है सब सारी चीजों में, है कि नहीं। इन ऑर्डर टू कीप इट्स मार्केट शेयर इंटैक्ट, मतलब वो अपनी मार्केट शेयर जितनी है उसको बनाए रखने के लिए, उससे ज्यादा, मान लो कि वो कंपनी पहले जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जा रहा था उसमें से 10% जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कौन बेच रहा था, ये कंपनी। तो वो चाहेगा ना भाई मैं 10% कहीं ना जाए, 10% मेरे पास ही रहे, तो वो इंटैक्ट, ठीक है। द कंपनी डायरेक्टेड इट्स वर्क फोर्स, देख रहे हो, कंपनी ने क्या डायरेक्ट किया कि वर्क फोर्स क्या करे, ओवर टाइम करे, ताकि हम अपनी डिमांड को पूरा करके मार्केट में चीजों को इन्फ्लक्स कर पाए। बट दिस रिजल्टेड इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन उसके वजह से, ओवर टाइम की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ द वर्क, द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर डिक्लाइन, इससे क्या हो गया, एफिशिएंसी कम हो गया।
तो देख रहे हो एफिशिएंसी कम हो गया। समटाइम्स द सबऑर्डिनेट हैज टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर, देख रहे हो, जो कि अपने आप में खराब बात है। द वर्कर्स वे आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, वर्कर इनडिसिप्लिन, बहुत काम करा रहा है, वर्कर तंग आ गए, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क वो भी गया, मतलब क्या, यूनिटी या फिर जो एक स्पिरिट है, यूनिटी या फिर स्पिरिट डी कॉप्स, वो सब एक तरीके से खत्म हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द कंपनीज प्रीवियसली हैज बिगन टू वेल, अब धीरे धीरे एक तरीके से कंपनी जो है वो क्या हुआ कि उसमें चीजें जो है बहुत खराब होने लगी। अब यहां बोला गया समटाइम्स द सबऑर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर, कभी कभी क्या है कि सबऑर्डिनेट को मोर देन वन सुपीरियर के बदले काम करना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा प्रेशर आ गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है भाई यहाँ पर, बताओ बताओ यहाँ पर क्या, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि समटाइम्स द सबऑर्डिनेट हैज हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं होगा, डिसिप्लिन के बारे में बात किया गया नहीं होगा, क्या होगा, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब वी शुड यूज वी इन द प्लेस ऑफ आई, कि जरूरत पड़ने पर स्टेटमेंट के हिसाब से जाना है हमें, जरूरत पड़ने पर हमें दो लोगों का काम भी एक तरीके से या सब साथ में मिलकर काम करना चाहिए, अगर वो काम नहीं कर पा रहा, मतलब दो लोगों के मुकाबले एक काम किया जा रहा है वहां पर। The spirit of the teamwork which was characterized by the company previously has begun to wane, इसका मतलब क्या है भाई बताओ, begin to wane का मतलब identify the principle of management, तो unity of direction, discipline, unity of, इसका भी तो वही होगा, स्पिरिट डी कॉर्प्स ही होगा। क्यों, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द कंपनी है वो कैरेक्टराइज किससे होता है भाई, जो कि धीरे धीरे एक तरीके कम हो गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात किया गया, स्पिरिट डी कॉर्प्स। यहाँ देखो क्या, द वर्कर्स वेर बिकमिंग इनडिसिप्लिन, वर्कर्स क्या इनडिसिप्लिन हो गया, मतलब ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग वायलेटेड, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होगा, ठीक है, आई बात समझ में। चलो आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस देखना है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन अ थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, दे एम्फसाइज अ लॉजिक रादर देन अ ब्लाइंड फेथ। क्या बोला गया कि मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एक थॉटफुल डिसीजन को मेक करने में विश्वास रखती है, और दे एम्फसाइज अ लॉजिक रादर देन, कि भाई आंख मूंदकर भरोसा मत करो, प्रॉपर एक लॉजिकल चीजों को लेकर चलो, मतलब प्रोवाइडिंग अ मैनेजर अ यूजफुल साइट इनटू अ रियलिटी। ऐसे नहीं करना है कि भाई कोई चीज बोल दिया उसको मान लिए बस चलते रहे, दिक्कत परेशानी हो सकता है। प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीबीए एमबीए आल्सो टीच दिस प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहा है भाई, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, ताकि उनको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए कैसे रिसर्च करें, कैसे हम चीजों को जान पाए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंज टेक्स प्लेस इन द एनवायरनमेंट। तो क्या होगा, डायनेमिक, मतलब डायनेमिक एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम कर पाए उसके लिए ट्रेन किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होगा भाई, तो मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, कि कोई भी अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट में कैसे काम कर पाए, ठीक है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्कर्स किस तरीके से काम कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और ये कंपेयर द फॉलोइंग वाला है कि किस तरीके से आप स्केलर चेन को एक चीज ब्रीफली एक्सप्लेन द डिसिप्लिन इन स्केलर चेन एज अ प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो डिसिप्लिन के बारे में बात किया कि भाई प्रॉपर तरीके से कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए, वो अपने आप में डिसिप्लिन है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने कुछ तो किया था, उसका तो डिसिप्लिन ही है, इंडिसिप्लिन हो रहा है ना, देखो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला समझ रहे हो, डिसिप्लिन के बारे में, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर एक और है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना, इनिशिएटिव के ऊपर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला भी थोड़ा सा देख लेना इसको ढंग से,
ये वाला, ओके सर। ये वाला भी 6 मार्क्स के भी है भाई। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक्सप्लेन व्हाई इज इट सेड दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर प्राइमरली बिहेवियरल एंड कॉन्टिंजेंट इन नेचर। ठीक है, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्निश द मैनेजर विद अ यूजफुल साइट इनटू अ रियलिटी। मैनेजर का काम क्या रहता है? जो वो सोच रहा है उसको रियलिटी में बदले, वही तो काम रहता है एक मैनेजर का। और यहाँ किसके तर्ज पर बताना है? बिहेवियरल और कॉन्टिंजेंट इन नेचर के हिसाब से। तो आप ऐसे प्राइमरी बिहेवियरल कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या? करंट सिनेरियो के हिसाब से हम आगे आने वाली चीजों को कैसे एनालाइज करें, और जो भी एप्लीकेशन आए, जो भी दिक्कतें हैं उसको हम लोग एज पर द इन्वायरमेंट चेंज करते चले, वो एक तरीके से कॉन्टिंजेंट फंक्शन होता है। उसी हिसाब से एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस वगैरह करते रहना चाहिए हमें। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हो कैसे लिख रहा है? ये तीनों मतलब इन दोनों का पहले लिखा गया, इसका इसका, उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आ जाए भाई, तो ध्यान से इसको देख के जाना। ये भी है तो थोड़ा सा इसको भी देख के चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का आंसर मैंने दे रखा है, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी के बारे में यहाँ बात किया गया है। ठीक है, फिर ऋषभ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, एक एक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई सही से। उसके बाद यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है सेम उसी तरीके से यहाँ पर। तो इतने सारे हैं कि एक तरीके से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, उसके बाद ये समाप्त होता है। तो चीजें यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मैंने 10-15, क्योंकि समय मिलेगा तो मैं एग्जाम के दौरान आपको एक तरीके से इसके जो हमने छोड़ रखे हैं ना अभी, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी एक जनरल थॉट जो है वो एक तरीके से लेकर चलिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।